जी दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश सर आपके YouTube चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पर उपस्थित हूं। जैसा कि पिछला वीडियो मेरा हिमालय के संबंध में गया था, हिमालय की महत्ता के संबंध में गया था, हिमालय के विभाजन के संबंध में गया था दोस्तों। आज हिमालय के ऊपर जो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जो ऊंची पर्वत शिखर है, उसके संबंध में मैं आपके बीच में उपस्थित हो पाया हूं। तो दोस्तों आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके सामने एक तस्वीर सामने दिखाई दे रही है जो मैपिंग की गई है दोस्तों। ये मैपिंग पूरी हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को दर्शाते हुए ऐसी मैपिंग की गई है जिसमें आप आसानी से समझ सकें कि हिमालय के किस छोर में कौन सी ऊंची श्रृंखला बसी हुई है। तो दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर पीओके से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक की जो श्रेणियां दिखाई दे रही है, इसमें 3 भागों में बटा हुआ जो हिमालय है, उसी हिमालय के संबंध में उन चोटियों की चर्चा होगी जो सामान्यतः सबसे ऊंची है और ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बात करें कि अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हिमालय माउंट एवरेस्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है और नेपाल में स्थित है, बृहद हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों पिछली वीडियो को जरूर से आप देखिएगा इस वीडियो को लिंकअप करने के लिए, क्योंकि जैसे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था उसी तरह से इस हिमालय को 4 भागों में जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक इन श्रृंखलाओं को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 4 वाली वीडियो को आप निश्चित तौर पर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। बेहद आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर हम उत्तर पश्चिम से अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़े तो दोस्तों हम श्रृंखलाओं की जो श्रेणी पाते हैं उसमें पहले पाते हैं पीओके में काराकोरम पे स्थित है केटू, जिसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये केटू है जो पाकिस्तान के पीओके के क्षेत्रों में स्थित है और पाकिस्तान के पीओके को भारत अपने नक्शे में दिखाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है तो वो केटू है। दोस्तों इसी प्रकार से हम जब बढ़ते हैं पूरब की दिशा में तो ये जो चोटी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये चोटी है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जो एक चोटी के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम नंदा देवी का पर्वत देखते हैं, नंदा पर्वत, और नंदा पर्वत हमारा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में होने के साथ ये भारत की चोटी है। दोस्तों इसी के साथ 1, 2, 3 और 4 ये जो है आपके जो आपको दिखाया गया है दोस्तों, ये है धौलागिरी। तो धौलागिरी से लेकर अन्नापूर्णा तक, माउंटेन एवरेस्ट से लेकर मकालू तक, दोस्तों ये 4 चोटियां नेपाल में हैं जिस पर बहुत सारे ज्यादा आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस बात का उल्लेख करें आप कि आप ये धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये 4 चोटियां नेपाल में स्थित है, जिसमें से माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों उसके बाद जब हम और पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो एक चोटी आपको दिखाई देती है जिसकी ऊंचाई दिखाया गया है 8,598 मीटर, ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों ये सिक्किम में स्थित भारत की वह चोटी है जो आज के हाल फिलहाल का भारत का जो मैप है उसमें सबसे ऊंची चोटी के रूप में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम पीओके को साथ में लेकर बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है केटू, और अगर भारत की वर्तमान पहलुओं को लेकर बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा। दोस्तों उसी तरह से एक सबसे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित, अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो चोटी है उसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा दोस्तों 7782 मीटर ऊंचा है और मैं बता दूं कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची हिमालयन चोटी है। जो हिमालय से जुड़ती है वह पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंची है। दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें कि सबसे उत्तर और पश्चिम भारत में जो चोटी है केटू, वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे पूरब में जो है नमचा बरवा वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि बीच में कंचनजंगा है आज के वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रिक से द्वारा आप समझ सकते हैं कि भारत के पूरब, भारत के पश्चिम और भारत के मध्य क्षेत्रों के दिशाओं में स्थित जो चोटियां हैं वो अपने आप में बड़ी बड़ी विशेषताओं को ली हुई हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे हिमालय अर्थात ये सभी हिमालय का जो क्षेत्र था वो बृहद या तो काराकोरम से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा हिमालय है लघु एवं मध्य हिमालय, इसमें भी हम 3 चोटियों को मुख्य रूप से देख पाते हैं। दोस्तों ये चोटी जो है ये आपके चोटी है पीर पंजाल की और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। दोस्तों पीर पंजाल चोटी लघु एवं मध्य हिमालय पर स्थित है और ये ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। उसी के ठीक बगल में धौलाधर पर्वत है और धौलाधर की चोटी भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ती है। ये भी भारत की 2 चोटियां महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, और ये दोनों चोटियां लघु एवं मध्य हिमालय का हिस्सा है।
उसके साथ दोस्तों एक और लघु एवं मध्य हिमालय पर बनाया गया चोटी है जिसका नाम है महाभारत, और ये महाभारत चोटी भारत में न होकर ये नेपाल में है। दोस्तों इसका नाम है महाभारत और है ये नेपाल में। दोस्तों इन बातों को लेकर आप इसको समझ सकते हैं। जबकि हिमालयन की तीसरी जो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं निम्न एवं शिवालिक हिमालय। निम्न एवं शिवालिक हिमालय में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चोटी नहीं है जिसको आप बहुत ढंग से जान पा रहे हों, लेकिन इसमें दो शहर पड़ते हैं, एक देहरादून और एक हरिद्वार शहर, जो आपके निम्न एवं शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों इसी तरह से हम हिमालय को बहुत पर्यटन के अच्छे नजरियों से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि पर्यटन के अच्छे नजरियों के अंतर्गत कौन ऐसा पर्यटन स्थल है जो किस राज्य में है और किस हिमालयन क्षेत्र में है। तो दोस्तों ऊपर वाला जो हिमालय है जिसको बृहद हिमालय कहते हैं, ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों जो बीच वाला हिस्सा है लघु एवं मध्य हिमालय, यही भारत में हिमालयन से जुड़ी हुई पर्यटन की सबसे अच्छे अवसरों को हमें उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए हम बात करें दोस्तों तो कहीं न कहीं आपके शिमला हो गया, कहीं न कहीं आपका कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, आपका एक तरह से दार्जिलिंग हो गया, ये सभी जगह जो भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में हैं, ये सब के सब आपके लघु एवं मध्य हिमालय के हिस्से हैं। अर्थात लघु एवं मध्य हिमालय दोस्तों चोटियों को लेकर भी, पर्यटन के स्थल को लेकर भी, स्वास्थ्यवर्धक जो है कि वातावरण को लेकर भी और रहने योग्य सुखद माहौल को लेकर भी ये सबसे अच्छी हिमालयन क्षेत्रों में से काउंट की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कहीं न कहीं इस हिमालय पर वर्ष भर चोटियां जमी रहती हैं, तो वो जो वर्ष भर हिमनत जमी रहती है, जो ग्लेशियर जमा रहता है, वह ग्लेशियर किस हिस्से में कौन सा ग्लेशियर जमा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें एक ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है और वो पूरी तरह से पीओके में स्थित है। पीओके में स्थित इस ग्लेशियर के द्वारा हम पाकिस्तान के पीओके में स्थित ग्लेशियर की जो 63 किलोमीटर लंबाई है, ये बियाफो ग्लेशियर है। दोस्तों इसका नाम है बियाफो ग्लेशियर दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों दूसरी ग्लेशियर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हम सबसे जुड़ी हुई है, वो हिस्पर ग्लेशियर है, हिस्पर। और दोस्तों हिस्पर भी उसके दक्षिण में स्थित पीओके के क्षेत्रों में स्थित है और ये हिस्पर ग्लेशियर है दोस्तों। और हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान के पीओके के क्षेत्रों में स्थित है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में स्थित है और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपके जो है कि सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के रूप में। यह 72 किलोमीटर लंबी सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक विवादित ग्लेशियर है, जिस पर दोनों सेनाएं जमी रहती हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और भिड़ने के लिए दोस्तों। तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र वाला ग्लेशियर है जो भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर है। उसी के साथ अगर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पूरब की तरफ एक ससाइमी ग्लेशियर है दोस्तों। ससाइमी ग्लेशियर आपका काराकोरम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ससाइमी ग्लेशियर भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ पड़ता है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो जमा हुआ एक बर्फ की चट्टान है जिसको कहते हैं ससाइमी ग्लेशियर। दोस्तों ससाइमी ग्लेशियर ये दुनिया की मतलब भारत से संबंधित सबसे बड़ी ग्लेशियर मानी जाती है और इसको 178 किलोमीटर की लंबाई के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो काफी बड़ी ये ग्लेशियर है ससाइमी, जो भारत और चीन के हिस्से में मानी जाती है। इसी के साथ और हम पूरब में बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक आपके उत्तराखंड के क्षेत्रों में दो ग्लेशियर पाएंगे। एक ग्लेशियर है आपके यहां ग्लेशियर एक देखेंगे दोस्तों, यह ग्लेशियर आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है दोस्तों। इसी के साथ अगर और हम पूरब तरफ बढ़ेंगे तो एक ग्लेशियर है गंगोत्री दोस्तों। तो गंगोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री के पूर्वी हिस्सों में स्थित है और यहां से
गंगा नदी निकलती है। इलाहाबाद में दोनों नदी आकर एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, उसके बाद नदी आगे बढ़ती है दोस्तों। और अगर हम पूरब की दिशा में बढ़ रहे हैं तो एक सिक्किम में ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमू ग्लेशियर, जेमू उसका नाम है, जेमू ग्लेशियर। और ये है आपका सिक्किम के क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम जेमू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। यह ग्लेशियर दोस्तों तीस्ता नदी का वाहक क्षेत्र बनता है, तीस्ता नदी का निर्माता क्षेत्र बनता है। तो ये जेमू ग्लेशियर दोस्तों सिक्किम में स्थित एक महत्वपूर्ण भारत का ग्लेशियर है, जहां से तीस्ता नदी निकलकर और ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टेक्निकली चीजें आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट विषय को जोड़ रहा है और हमारे ग्लेशियर और हमारे पर्वत शिखर को समझने के लिए सबसे अच्छा वीडियो साबित होगा। इस वीडियो को जरूर आप देखें, दूसरों को शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हमारा कैसा रहा, इस वीडियो में क्या आपका रिस्पॉन्स रहा। हम अगले वीडियो को जल्दी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।